हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग कंप्लीट जॉइंट वन शॉट में कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे जॉइंट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है सारा टॉपिक हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जॉइंट टॉपिक अच्छे से समझने के लिए आपको बोन्स क्लियर होना चाहिए माइंड में कि कौन बोन कहाँ पे प्रेजेंट है, वो आपको माइंड में एटलीस्ट क्लियर होना चाहिए। खास करके अपर और लोअर लिम्ब के बोन्स तो आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपने अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के बोन्स नहीं पढ़ा है तो आप मेरे वन शॉट वाले लेक्चर देख सकते हो, वहाँ पे हम कंप्लीट 206 बोन्स को डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, वन शॉट में ही कवर है, वो लेक्चर देख सकते हो। अगर आपको डिटेल क्लैरिटी चाहिए टॉपिक्स में तो हम पार्ट वाइज भी बनाए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे हम फटाफट से अपर और लोअर लिम्ब के बोन्स रिवाइज करा देते हैं। देखो, ये है हमारा हाथ जिसे हम अपर लिम्ब भी बोलते हैं, ये है हमारे पैर के बोन्स जिसे हम लोअर लिम्ब बोलते हैं। देखो, अपर लिम्ब के बोन्स में सबसे पहले यहाँ पे एक बोन प्रेजेंट होता है, इस जगह पे ह्यूमरस बोन। फिर अपने हाथों को इस तरीके से खोलो, थंब के साइड पे रेडियस प्रेजेंट होगा, इसके अपोजिट साइड पे अल्ना प्रेजेंट होगा। फिर हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम लोग वॉच पहनते हैं यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। फिर इस वाले एरिया में 5 मेटाकार्पल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 मेटाकार्पल्स होते हैं। उसके बाद यहाँ पे बेसिकली फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमरस, यहाँ पे रेडियस, इधर साइड पे अल्ला, यहाँ पे कार्पल्स, यहाँ पे मेटाकार्पल्स और उंगलियों में फेलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। अब इस डायग्राम में देखो, यहाँ पे ह्यूमरस है, यहाँ पे रेडियस है। ये वाला डायग्राम बेसिकली इस तरीके से बना है। ठीक है, इस तरीके से बना है। तो थंब इस साइड पे तो रेडियस इस साइड पे होगा। देखो डायग्राम में, इधर थंब इसका तो इधर साइड पे रेडियस है, उसके अपोजिट साइड पे अल्ला है। फिर यहाँ पे कार्पल्स है, फिर यहाँ पे मेटाकार्पल्स है, फिर यहाँ पे उंगलियों में फेलेंजेस प्रेजेंट है। अभी यहाँ पे क्या जॉइंट लिखा हुआ है उस पर मत ध्यान देना। ठीक है, हम बताएंगे एक एक करके। देखो, ये लोअर लिम्ब के बोन्स है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारे थाई वाले एरिया में फीमर प्रेजेंट होता है। फिर थाई वाले एरिया के बाद नीचे साइड पे, फ्रंट साइड पे टीबिया बोन होगा, पीछे साइड पे फिबुला बोन होगा। तो टीबिया फ्रंट साइड पे होता है, फिबुला उसके जस्ट पीछे इस तरीके से होता है। फिर यहाँ पे देखो, हमारे इस जगह पे कार्पल्स था, उसी तरीके से हमारे एंकल वाले एरिया में टार्सल्स होता है। जहाँ पे हम लोग पायल पहनते हैं उस एरिया में टार्सल्स होता है। ठीक है, टार्सल्स हो गया। फिर मेटाटार्सल्स होंगे, जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे देखे थे कार्पल्स के बाद मेटाकार्पल्स, उसी तरीके से यहाँ पे टार्सल्स के बाद मेटाटार्सल्स होगा। मेटाटार्सल्स के बाद फिर फेलेंजेस प्रेजेंट होंगे, यानी कि पैर की उंगलियों में फेलेंजेस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, याद हो गया सारे बोन्स? अगर नहीं याद हुआ तो एक बार और बैक करके आप वीडियो को देख लो। अब इसके बाद हम लोग जॉइंट टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जॉइंट्स आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन बोन्स, यानी कि दो बोन्स जहां पर भी मिल रहे हैं ना वहां पे जॉइंट्स बनता है। ह्यूमरस और रेडियस, इनके बीच जॉइंट प्रेजेंट होगा। रेडियस कार्पल्स, इनके बीच जॉइंट प्रेजेंट होगा। कार्पल्स के बीच जॉइंट प्रेजेंट होगा। कार्पल्स मेटाकार्पल्स के बीच जॉइंट प्रेजेंट होगा। जहां पर भी दो बोन्स मिल रहे हैं ना उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जॉइंट बनता है। पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, एसेंशियल फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट। किसी भी प्रकार का मूवमेंट हम क्यों कर पाते हैं? जॉइंट्स की वजह से कर पाते हैं। लेट सपोज करो हमारे पैर में जॉइंट्स प्रेजेंट नहीं होता। अगर नहीं होता तो क्या होता? यहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट नहीं होता, ये पूरा एक सिंगल बोन से बना होता। लेट सपोज करो हमारा पैर, तो कैसे आप चल पाते? आप दौड़ पाते क्या? इस तरीके से पैर फोल्ड करके हम लोग दौड़ते हैं ना, तो हम लोग उस तरीके से दौड़ भी नहीं पाते, ऐसे 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 करके चलना पड़ता। उसी तरीके से लेट सपोज करो यहाँ पे हाथ में जॉइंट ही नहीं प्रेजेंट होता, ये पूरा सिंगल बोन से बना होता, तो क्या हम अपने हाथों को फोल्ड कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते। हम खाना भी नहीं खा पाते भैया, मोड़ ही नहीं पाते अपने हाथों को। तो जॉइंट्स इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं मूवमेंट के लिए, किसी भी प्रकार का मूवमेंट के लिए, या तो चल के कहीं जाने के लिए या फिर खड़े होके इस तरीके से मूव करने के लिए। सारे तरह के मूवमेंट के लिए जॉइंट्स इंपॉर्टेंट होता है। यही हमारा सेकेंड पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट है मोबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स वेरी। देखो, अभी हम अलग अलग प्रकार के जॉइंट्स पढ़ेंगे। सारे जॉइंट्स की मोबिलिटी अलग अलग होती है। मोबिलिटी अलग अलग होने का मतलब कोई कम मूवमेंट को अलाउ करता है, कोई ज़्यादा मूवमेंट को अलाउ करता है, कोई बिल्कुल भी मूवमेंट को अलाउ नहीं करता। अभी हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम लोग टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला होता है फाइब्रस जॉइंट। देखो, फाइब्रस जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो अगर दो बोन्स के बीच प्रेजेंट है ना तो कभी भी मूवमेंट अलाउ नहीं करेगा। लेट सपोज करो ये एक बोन है, ये एक बोन है, इसके बीच में लेट सपोज करो फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है। फाइब्रस जॉइंट ये बोन को और इस बोन को कभी भी मूवमेंट नहीं होने देगा, एकदम चुपचाप से शांति से बोलेगा इस तरीके से चुपचाप बैठे रहो। ठीक है, तो फाइब्रस जॉइंट जहां पर भी प्रेजेंट होता है वो कभी भी दो बोन्स को हिलने डुलने भी नहीं देता, बिल्कुल स्टेबल रखता है। ऐसे जॉइंट क्या कहलाते हैं? फाइब्रस जॉइंट कहलाते हैं। ये किसी भी प्रकार का मूवमेंट अलाउ नहीं करता, इसीलिए हम इसे इमूवेबल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमूवेबल जॉइंट। याद रखना। अब एग्जाम्पल्स मेन इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं।
ठीक है। देखो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बाहर से एक कवरिंग प्रेजेंट होता है। लेट्स सपोज करो ये हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन एक बहुत सॉफ्ट सा ऑर्गन है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए बाहर से एक कवरिंग प्रेजेंट है जिसे हम क्रेनियम बोलते हैं। बाहर से क्रेनियम प्रेजेंट है। अब ये जो क्रेनियम बोन है ना, ये सिंगल एक बोन नहीं है, ये बहुत सारे बोन के फ्यूज होने से बना है। यानी कि बहुत सारे बोन्स थे, हम आपको बताए थे क्रेनियम में बेसिकली 8 बोन्स होते हैं और सारे बोन एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो जहाँ पर भी बोन्स मिलते हैं वहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट होता है। तो हमारे क्रेनियम बोन्स के बीच में फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब होना भी चाहिए, क्योंकि फाइब्रस जॉइंट किसी भी प्रकार का मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा है। क्या हम चाहते हैं कि हमारे जो खोपड़ी में प्रेजेंट बोन है वो इस तरीके से हिलते रहे? नहीं, बिल्कुल हम चाहते हैं चुपचाप शांति से इस तरीके से बैठे रहे और हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करे। इसीलिए यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट होना भी जरूरी था, ठीक है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखिए, फ्लैट स्कल बोन फाइब्रस जॉइंट का एग्जांपल होता है। अब ये तो हम लोग जॉइंट बोल रहे हैं कि यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट है, एक्चुअल में दो बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है एक्चुअल में? तो एक्चुअल में यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, कौन सा? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। याद रखना यहाँ पे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से ये फाइब्रस जॉइंट कहलाता है, ठीक है। फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होने की वजह से फाइब्रस जॉइंट कहलाता है। तो देखो यहाँ पे दो क्रेनियम बोन है, उसके बीच में रेड से हम बनाए हैं कि इनके बीच में एक्चुअली में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है। याद करते हुए चलो क्लास में, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर आप अपने क्रेनियम की बोन्स को बाहर से देखोगे ना, तो ऐसा लगेगा कि कोई दोनों बोन्स को पकड़ के सिलाई कर दिया है, ऐसा लगेगा कि सिलाई किया हुआ है। तो इस तरीके के अपीयरेंस की वजह से हम बोलते हैं कि हमारे ब्रेन में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। सूचर्स मतलब कि इस तरीके से स्ट्रेचिंग प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से स्ट्रेचिंग प्रेजेंट होता है। तो बाहर से हम देख रहे हैं इसको, तो हमें सूचर्स दिख रहा है हमारे क्रेनियम बोन्स के बीच में। तो याद रखना हमारे ब्रेन में सूचर्स प्रेजेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, याद रखना, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। वही चीज हम यहाँ लिखे हैं, फ्लैट स्कल बोन फ्यूज एंड टू एंड। जो फ्लैट स्कल बोन होते हैं वो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, किसकी मदद से? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की मदद से, इन द फॉर्म ऑफ सूचर। देखने में लगता है कि कोई दोनों बोन्स को सिल दिया है, इसलिए बोलते हैं सूचर्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इंपॉर्टेंट है। देखो लोअर जो को हम क्या बोलते हैं? लोअर जो को हम मैंडिबल बोलते हैं, अपर जो को मैक्सिला बोलते हैं। ये हम आपको स्केलेटल सिस्टम में पढ़ाए थे। लोअर जो बोन को क्या बोलते हैं? मैंडिबल, और अपर जो बोन को मैक्सिला बोलते हैं। अब ये जो मैंडिबल और मैक्सिला है ना, उसमें इस तरीके से गड्ढे गड्ढे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। अगर आप देखोगे एक्चुअल में, तो उसमें इस तरीके से गड्ढे गड्ढे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्यों होते हैं? उसमें हमारा बेसिकली जो टीथ है ना वो इम्बेडेड होता है, मतलब घुसा हुआ रहता है। तो टीथ के लिए वो स्पेस दिया हुआ रहता है, ठीक है। देखो इस तरीके से दिखता है, इस तरीके से गड्ढे गड्ढे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं लोअर जो और अपर जो दोनों में, जिसमें हमारा टीथ धसा हुआ होता है। तो हमारा टीथ जो बोन में धसा हुआ होता है, और यहाँ पे कौन सा जॉइंट है? यहाँ पर भी फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट है। ये इंपॉर्टेंट है कि हमारे टीथ और जबड़े के बीच में कौन सा जॉइंट होता है? फाइब्रस जॉइंट होता है। अब होना भी चाहिए, क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे दांत हमेशा हिलते रहे, हिलते डुलते रहे। हम नहीं चाहते ना, हम चाहते हैं कि हमारा दांत बिल्कुल स्टेबल स्टैटिक रहे। इसीलिए फाइब्रस जॉइंट का होना भी बहुत इंपॉर्टेंट था यहाँ पे। तो एग्जांपल्स याद रखना, क्रेनियम बोन्स के बीच में फाइब्रस जॉइंट होता है, प्लस यहाँ पे जो हमारा दांत है वो भी जुड़ा हुआ होता है जो बोन से विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस जॉइंट। तो एग्जांपल्स याद रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट जॉइंट है हमारा कार्टिलेजिनियस जॉइंट। देखो ये एक ऐसा जॉइंट है जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। दो बोन्स के बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ऐसे जॉइंट को हम लोग कार्टिलेजिनियस जॉइंट बोलते हैं। देखो अब जहाँ पर भी कार्टिलेज प्रेजेंट है ना, वो जॉइंट थोड़ा सा मूवमेंट अलाउ करेगा, यानी कि दो बोन्स के बीच में मूवमेंट अलाउ करेगा। हम आपको बताए थे, अगर लेट सपोज करो ये एक बोन है, ये एक बोन है, अगर इनके बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है ना, कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो कार्टिलेज की वजह से ये बोन्स इस तरीके से हल्के हल्के से हिल सकते हैं, हिल डुल सकते हैं। ये तो बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा था, और ये हल्का सा मूवमेंट आपको अलाउ करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पढ़ो, अलाउ लिमिटेड मूवमेंट, और यहाँ पे दोनों बोन्स जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेजिनियस जॉइंट जहां पर भी प्रेजेंट है वहां पर दोनों बोन्स जुड़े हुए होते हैं कार्टिलेज की मदद से। अब देखो एग्जांपल्स ही मेन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला एग्जांपल है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। देखो नाम से ही पता चल रहा है, इंटर का मतलब क्या था? दो के बीच, वर्टिब्रल मतलब कि वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क शेप का स्ट्रक्चर को हम लोग इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं, ठीक है। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे, यानी कि वन शॉट जब हम आपको पढ़ा रहे थे ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम का, तब हम आपको बताए थे कि हमारा वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे बोन्स के मिलने से बना है, जिसे हम वर्टिब्रे बोलते हैं। तो उन वर्टिब्रे के बीच में ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, और जो एक्चुअल में इसका नाम होता है वो है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। यानी कि दो बोन्स के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है, और इंटरवर्टिब्रल डिस्क बना किसका है? कार्टिलेज से बना हुआ है। देखो वही चीज हम यहाँ पे बताए हैं, ये वर्टिब्रे है, इनके बीच में
इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होना भी चाहिए। अगर लेट सपोज करो हमारे वर्टिब्रे के बीच में फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता तो क्या होता? अगर फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता ना भैया वर्टिब्रे के बीच में, तो हम कभी भी इस तरीके से बेंड ही नहीं हो पाते, इस तरीके से बेंड ही नहीं कर पाते, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट रहते। ये मूवमेंट हम कर पाते हैं, ऐसे मूवमेंट कर पा रहे हैं, ये मूवमेंट कर पा रहे हैं, झुक पा रहे हैं अच्छे से, ये सारे इसी जॉइंट के वजह से कर पा रहे हैं। मतलब वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड जितने भी मूवमेंट हम कर पा रहे हैं ना, कार्टिलेजिनियस जॉइंट की वजह से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट एग्जांपल है प्यूबिक सिम्फाइसिस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। देखो हमारे हिप वाले एरिया में 2 कोक्सल बोन प्रेजेंट होता है, 2 कोक्सल बोन प्रेजेंट होता है। देखो ये एक कोक्सल बोन है और ये एक कोक्सल बोन है। ये एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट है? देखो इस तरीके से प्रेजेंट है। लेट्स सपोज करो इस तरीके से प्रेजेंट है। तो देखो ये एक कोक्सल बोन है, ये एक कोक्सल बोन है। हमारे जो कोक्सल बोन है ये आगे के साइड पे, फ्रंट के साइड पे मिलते हैं। अब हम जानते हैं कि 2 बोन्स डायरेक्टली कभी भी नहीं मिलते, बीच में कुछ प्रेजेंट होगा। यहाँ पे बीच में जो प्रेजेंट होता है ना, उसको हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। बीच में जो प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे रेड से बनाए हुए, इसको हम लोग प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। और ये वेंट्रली प्रेजेंट होता है, इस साइड को हम लोग वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो वेंट्रल साइड पे, आगे के साइड पे 2 कोक्सल बोन के बीच में प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है। यहाँ पे देखो कोक्सल बोन को हिप बोन भी बोलते हैं, सब हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। ठीक है, और याद रखना ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ना, ये कार्टिलेज से बना हुआ है, यानी कि ये कार्टिलेजिनियस जॉइंट है। 2 कोक्सल बोन जुड़े हुए होते हैं कार्टिलेजिनियस जॉइंट से, इसका नाम हम लोग रख दिए हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। ठीक है ना, तो कोक्सल बोन या हिप बोन ज्वाइन करते हैं वेंट्रली टू फॉर्म प्यूबिक सिम्फाइसिस। यहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस प्रेजेंट होता है जो कि कार्टिलेज से बना हुआ होता है, इसलिए कार्टिलेजिनियस जॉइंट का एग्जांपल हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे जो रिब्स होते हैं वो इस तरीके से आते हैं और फ्रंट साइड पे स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं। फ्रंट साइड पे यहाँ से लेकर लगभग इतना लेंथ का यहाँ पे स्टर्नम प्रेजेंट होता है, इससे हमारे रिब्स जुड़े हुए होते हैं, इस तरीके से आते हैं और रिब्स इस तरीके से आके जुड़ते हैं। तो रिब्स भी एक बोन है और स्टर्नम भी एक बोन है। हम आपको बताएं बोन डायरेक्टली नहीं जुड़ता, बोन्स जुड़े हुए होते हैं कार्टिलेज की मदद से, यानी कि जो रिब्स है ये आ रहे हैं और बीच में कार्टिलेज की मदद से स्टर्नम से जुड़ रहे हैं। वही हम यहाँ पे डायग्राम में बताए हैं, बीच में रेड से जो आपको दिख रहा है ये कार्टिलेज है। तो रिब्स आके जुड़ रहे हैं स्टर्नम से विद द हेल्प ऑफ दिस कार्टिलेज। तो ये 3 एग्जाम्पल याद रखना, ये 3 एग्जाम्पल याद रखना। अब देखो इसको कैसे याद करोगे, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मूवमेंट होना जरूरी है, इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट है। उतना ज़्यादा फ्री मूवमेंट भी हम नहीं कर पाते, ऐसा तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, हल्का हल्का सा मूवमेंट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट है। ठीक है, तो हल्का हल्का सा मूवमेंट हम वर्टिब्रल कॉलम का कर सकते हैं। अब देखो इसको कैसे याद करोगे कि प्यूबिक सिम्फाइसिस में कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट है। देखो जब बच्चे की डिलीवरी होती है ना, तब ये जो कोक्सल बोन है ना, ये इस तरीके से डायलेट होते हैं, इस तरीके से फैलते हैं हल्का सा, ताकि बच्चे का आराम से डिलीवरी हो सके, ताकि बच्चे का आराम से डिलीवरी हो सके। तो ये जो जॉइंट है ना, ये हल्का से इस तरीके से डायलेट होता है, इस तरीके से डायलेट होता है। तो अगर लेट सपोज करो यहाँ पे फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता, कार्टिलेजिनियस जॉइंट नहीं फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता, तो कभी भी ये डायलेट करता, ये बिल्कुल इस तरीके से स्टैटिक होता, रुका हुआ होता, बिल्कुल इस तरीके से हिलता भी नहीं। तो बच्चे की आसानी से डिलीवरी होने के लिए यहाँ पे कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट होता है। अब ये देखो, अब उतना ज़्यादा भी तो मूवमेंट नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा मूवमेंट अलाउ कर रहा है। बहुत ज़्यादा मूवमेंट साइनोवियल जॉइंट में होता है और बहुत कम मूवमेंट किस में होता है, फाइब्रस जॉइंट में होता है। तो हल्का सा मूवमेंट होता है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो कि हल्का सा मूवमेंट कौन अलाउ कर रहा है, कार्टिलेजिनियस जॉइंट अलाउ कर रहा है। और प्यूबिक सिम्फाइसिस में हल्का सा मूवमेंट होता है, इसलिए प्यूबिक सिम्फाइसिस कार्टिलेजिनियस जॉइंट का एग्जांपल है। हम आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं कैसे कैसे आप याद करोगे, ठीक है ना। तीसरा एग्जाम्पल ये देखो, अब इसको कैसे याद करोगे, कार्टिलेज प्रेजेंट है। देखो जब आप सांस लेते हो बहुत जोर से, तो आपका ये वाला एरिया ना फूलता है, इस तरीके से फूलता है, फिर पचकता है, फूलता है। ये क्यों हो पा रहा है, हमारे रिब्स इस तरीके से फैल क्यों रहे हैं, इसी कार्टिलेज की मदद से। अगर कार्टिलेज की जगह फाइब्रस जॉइंट होता ना, तो कभी भी ये फूलता ही नहीं, इतना ज़्यादा नहीं फूल पाता बेसिकली। तो ये जो इतना ज़्यादा मूवमेंट है, ये भी हम कार्टिलेज की मदद से ही कर पा रहे हैं। अगर यहाँ पे कार्टिलेजिनियस जॉइंट नहीं होता ना, तो कुछ मूवमेंट नहीं हो पाता। और ऐसा भी तो नहीं कि बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं भैया, बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहे हैं। साइनोवियल जॉइंट बहुत खतरनाक मूवमेंट अलाउ करता है, ऐसा भी मूवमेंट नहीं होता हमारे रिब्स में, हल्का सा मूवमेंट होता है। तो जहाँ पर भी हल्का सा मूवमेंट है, वहाँ पे कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, याद हो रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट आता है हमारा साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ये एक ऐसा जॉइंट है ना जो बहुत खतरनाक वाला मूवमेंट अलाउ करता है। ये मूवमेंट हम अपने हाथों को पूरा मूव कर पा रहे हैं। यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पे साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पे साइनोवियल है,
यहाँ पे साइनोवियल है। तो साइनोवियल जॉइंट अगर दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट है ना, तो वो दोनों बोन्स बहुत मूव कर सकते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवमेंट अलाउ करता है। अब हम लोग देखेंगे कि साइनोवियल जॉइंट एक्चुअल में दिखता कैसा है, दो बोन्स के बीच में किस तरीके से साइनोवियल जॉइंट प्रेजेंट होता है, ये हम डायग्राम से यहाँ पे समझेंगे। देखो, ये ऊपर से एक बोन है, ये नीचे से एक बोन है, बोन्स के बीच में जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं ऑब्वियसली। तो देखो, बोन्स के बीच में ध्यान से देखो, हम यहाँ पे बना रहे एक बार और, वहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, इसलिए ये बोन है हमारा, ठीक है। ये बोन के बिल्कुल टिप पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इधर से भी टिप पे और उधर साइड से भी टिप पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। देखो यहाँ पे, ये बोन के ऊपर में ब्लू कलर से हम दिखाए हैं, देखो कार्टिलेज कहाँ पे, यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट है। तो बोन्स के टिप पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इधर साइड से भी टिप पे है और इधर साइड से भी टिप पे है। अब देखो, दो बोन्स को जोड़ने के लिए लिगामेंट प्रेजेंट होता है, हम आपको बताए थे। बोन्स बोन से कैसे जुड़े हुए होते हैं, लिगामेंट से, और मसल्स बोन से कैसे जुड़े हुए होते हैं, टेंडन से। ये होते क्या है, ये एक तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, हम आपको टिश्यू वाले चैप्टर में बताएंगे। तो लिगामेंट और टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। लिगामेंट का काम होता है बोन्स को बोन से जोड़ना, और टेंडन्स का काम होता है मसल्स को बोन से जोड़ना, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे दोनों बोन्स किससे जुड़ा हुआ है, लिगामेंट की मदद से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे साइड में जो ब्लू कलर का आप देख रहे हो ना, ये है हमारा लिगामेंट। अब देखो, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आप देखो रेड कलर का एक पूरा कवर किया हुआ स्ट्रक्चर है, सबको कवर करते हुए एक मेम्ब्रेन आपको दिख रहा है, देखो रेड कलर का, इसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो साइनोवियल जॉइंट में एक मेम्ब्रेन होता है जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन इसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड बनाता है। साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड बनाता है। ये साइनोवियल फ्लूइड क्यों बन रहा है, देखो, साइनोवियल फ्लूइड एक्चुअली लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट क्या होता है, देखो, जब मशीन ठीक से वर्क नहीं करता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ग्रीस डालते हैं या ऑयल डालते हैं, ताकि बेसिकली वो स्मूथ हो जाए और अच्छे से काम करे। उसी तरीके से हमारा साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है बोन्स के बीच में, जो फ्रिक्शन को कम करता है, लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। जिस तरीके से ऑयल ग्रीस काम करता है मशीन्स में, उसी तरीके से साइनोवियल फ्लूइड हमारे जॉइंट्स में काम करता है, ठीक है। अब देखो, ये जो फ्लूइड है ना, ये बुढ़ापा में कम होते जाता है फ्लूइड। तो अगर ये फ्लूइड कम होगा ना, तो हमारे दोनों बोन्स के बीच में कुछ प्रेजेंट नहीं होगा। ये फ्लूइड अगर ख़त्म हो गया तो दोनों बोन्स आपस में रगड़ाने लगेंगे, और अगर दो बोन्स रगड़ाते हैं ना आपस में, तो बहुत खतरनाक पेन होता है। तो बुढ़ापे में जो घुटने के दर्द होते हैं ना, उसका एक रीज़न ये भी होता है कि ये साइनोवियल फ्लूइड कम होने लगता है, और दोनों बोन्स आपस में घिसने लगते हैं और बहुत खतरनाक पेन होता है, बहुत पेनफुल सिचुएशन होता है। तो याद रखना, जो पेन होता है वो साइनोवियल फ्लूइड के कम होने की वजह से होता है। तो यहाँ पे हम क्या बताएं, दोनों बोन्स के टिप पे कार्टिलेज प्रेजेंट है, दोनों बोन साइड से जुड़े हुए हैं लिगामेंट की मदद से। लिगामेंट के अंदर प्रेजेंट है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो बार बार क्या बनाता है, साइनोवियल फ्लूइड बनाते रहता है। साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है बोन्स के बीच। इतना याद हो जाएगा। अब देखो साइनोवियल जॉइंट मेनली 5 प्रकार के होते हैं, और भी होते हैं, लेकिन उससे कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इसलिए हम उसको नहीं बताएं, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। देखो, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, नाम सबको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई बॉल है जो इस तरीके से सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर में जाके घुस गया है और जॉइंट बना रहा है। ऐसे जॉइंट को क्या बोल रहे हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल रहे हैं। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारे शोल्डर वाले एरिया में और हमारे हिप वाले एरिया में, जहाँ पर हमारे लेग्स आके अटैच होते हैं ना मेन बॉडी से, वहाँ पर भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। और जहाँ पे हमारे हाथ अटैच हो रहे हैं मेन बॉडी से, यहाँ पे भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। याद रखना, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट सभी डायरेक्शन में मूवमेंट को अलाउ करता है। इसी वजह से हम किसी भी डायरेक्शन में अपने हैंड को मूव कर सकते हैं। जो एक्सरसाइज करते हैं ना, वो भी अपने पैर को सभी डायरेक्शन में मूव कर लेते हैं। देखना, यहाँ से सभी डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है, हमारे शोल्डर वाले एरिया में, यहाँ पे प्रेजेंट है। हम आपको बताए थे कोक्सल बोन। देखो, ये जो कोक्सल बोन है, यहाँ पे इस तरीके से एक सॉकेट प्रेजेंट होता है, जिसमें फीमर का हेड जाके घुस जाता है और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है। एग्जाम्पल्स याद करना, एग्जाम्पल से ही पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। वही लिखा हुआ है, अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, 3 डायमेंशनल मूवमेंट। 3D क्यों लिखे, क्योंकि 3 डायमेंशनल मूवमेंट ये अलाउ करता है, ठीक है। आई होप बॉल एंड सॉकेट जॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे प्रेजेंट है और हमारे हिप्स वाले एरिया में हिप जॉइंट बनाता है। नेक्स्ट आता है हिंज जॉइंट। हिंज किसे बोलते हैं, देखो, डोर्स में जो किनारे में इस तरीके से एक लंबा सा स्ट्रक्चर नहीं होता है, गैप पे आपने देखा होगा, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, उसको हम लोग हिंज बोलते हैं। तो हिंज क्या करता है,
एक डायरेक्शन में ही मूवमेंट अलाउ करता है, यानी कि डोर का एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहा है, एक ही प्लेन में मूवमेंट अलाउ कर रहा है। इस तरीके से अभी के तो डोर्स बेसिकली दोनों डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जो पुराने डोर्स है ना वो इस हिंज के वजह से एक ही बेसिकली प्लेन में मूव करता है। इस तरीके से इतना ही मूवमेंट शो करे, कभी भी ऐसे मूवमेंट नहीं दिखाएगा, दोनों साइड से मूवमेंट नहीं दिखाएगा, हमेशा एक ही साइड मूवमेंट दिखाएगा इस तरीके से। तो वही चीज को यहाँ लिखे है अलाउ मूवमेंट इन वन प्लेन। अब एग्जांपल देखो कहाँ पे प्रेजेंट है, एल्बो वाले एरिया में, यहाँ पे देखो इसको इतना ही मूव कर सकते। क्या हम यहाँ से नीचे साइड मूव कर सकते अपने हाथों को? नहीं कर सकते, ये बस एक प्लेन में है। ये देखो ये एक प्लेन है, इसी प्लेन में मूव कर सकते, या फिर ये प्लेन में, ये प्लेन बोलो या एक ये प्लेन बोलो या एक ये प्लेन बोलो, प्लेन तो किसी को भी बोल सकते हैं ना। तो एक ही प्लेन में ये मूवमेंट शो करता है, एक ही प्लेन में मूवमेंट शो करता है। तो ऐसे जॉइंट्स जिसमें सिंगल प्लेन में मूवमेंट होता है, ऐसे जॉइंट को हम लोग हिंज जॉइंट बोलते हैं। उसी तरीके से हमारे नी में भी होता है, हमारे घुटनों में। आप बस अपने पैरों को पीछे साइड मोड़ सकते हो, आगे के साइड पे मोड़ सकते हो। कभी देखे हो कि इस तरीके से हम लोग नीचे वाले एरिया को फोल्ड कर दिए, यहाँ से अपने पैरों को आगे साइड फोल्ड कर दिए? ऐसा तो कभी आपने नहीं सुना होगा। हमेशा हम जब दौड़ते हैं तो हमारा जो नीचे वाला पार्ट है पैर का, वो इस तरीके से मूव करता है ना, पीछे पीछे ऐसे ऐसे दौड़ते हैं हम लोग, तो कभी भी आगे तो नहीं मूव करता है। इसीलिए यहाँ पर भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। कहाँ पे? एल्बो वाले एरिया में, यहाँ पर, और हमारे नी वाले एरिया में। तो एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट में क्या प्रेजेंट है? हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। तीसरा आता है पिवट जॉइंट, पाइवट या पिवट जो भी बोलो। पाइवट जॉइंट ये स्लाइटली रोटेटरी होता है, मतलब कि ये रोटेशन स्लाइटली अलाउ करता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पूरा रोटेटरी होता है, स्लाइटली नहीं पूरा रोटेटरी होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। पाइवट जॉइंट स्लाइटली रोटेटरी होता है, ठीक है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, रेडियस और अल्ना के बीच में प्रेजेंट है। देखो समझो, हम क्या बताते थे, थंब वाले साइड पे रेडियस प्रेजेंट है, इधर साइड पे अल्ना प्रेजेंट है। हम इतना ही मूवमेंट कर पा रहे हैं, क्या हम कंप्लीट मूवमेंट कर पा रहे हैं? पूरा हाथ को ऐसे मोड़ दे रहे? नहीं, हम इतना ही मूवमेंट शो कर रहे हैं, इतना ही। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? यहाँ पे रेडियस और अल्ना के बीच में पाइवट जॉइंट प्रेजेंट है, उसके वजह से इस तरीके से दोनों बोन्स के बीच मूवमेंट हो रहा है। तो याद रखना, रेडियस अल्ना के बीच में पाइवट जॉइंट प्रेजेंट है। कौन सा जॉइंट? पाइवट जॉइंट प्रेजेंट है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है अटलस और एक्सिस के बीच में। हमारा वर्टिब्रल कॉलम कहाँ से स्टार्ट होता है? स्कल के बिल्कुल बेस से यहाँ से स्टार्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम। तो यहाँ से जो वर्टिब्रल कॉलम स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे जो फर्स्ट वर्टिब्रा है ना, उसको हम लोग एटलस बोलते हैं, सेकेंड वर्टिब्रा को एक्सिस बोलते हैं। फर्स्ट को एटलस, सेकेंड को एक्सिस बोलते हैं। तो देखो, जो फर्स्ट वर्टिब्रा है और जो सेकेंड वर्टिब्रा है, उसका अरेंजमेंट कैसा होता है एक बार समझो। लेट सपोज करो ये सेकेंड वर्टिब्रा है और ये फर्स्ट वर्टिब्रा है, ये फर्स्ट वर्टिब्रा है और नीचे वाला सेकेंड वर्टिब्रा है। तो देखो होता क्या एग्जैक्टली, नीचे वाले वर्टिब्रा से एक इस तरीके से स्ट्रक्चर बाहर निकलता है जो फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ इस तरीके से ज्वाइंट रहता है, ठीक है। ये सेकेंड वर्टिब्रा है जिससे एक स्ट्रक्चर निकल रहा है ये, और फर्स्ट वर्टिब्रा के साथ जुड़ रहा है। तो जब हम लोग इस तरीके से हेड को मूव करते हैं ना, तो अटलस और एक्सिस के बीच में ये जो निकला हुआ स्ट्रक्चर है, ये इस तरीके से स्लाइड होता है और हम लोग नो मूवमेंट करते हैं। तो नो मूवमेंट हम लोग क्यों कर पा रहे हैं? इस तरीके से स्लाइड होने की वजह से हम लोग नो मूवमेंट कर पाते हैं। तो अटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है? पाइवट जॉइंट प्रेजेंट है, जिसकी वजह से नो मूवमेंट हो रहा है, नो मूवमेंट हो रहा है। तो वही चीज हम यहाँ पे लिखे हैं, फर्स्ट वर्टिब्रा को एटलस बोलते हैं, सेकंड वर्टिब्रा को एक्सिस बोलते हैं। तो नो मूवमेंट, नो मतलब कि हम वो वाला नो नहीं बोल रहे कि कोई भी मूवमेंट अलाउ नहीं कर रहा है, नो मूवमेंट वो नहीं बोल रहे, ये वाला नो मूवमेंट बोल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये पूछ देगा कि नो मूवमेंट क्यों होता है? पाइवट जॉइंट की वजह से होता है। नो मूवमेंट क्यों होता है? पाइवट जॉइंट की वजह से होता है, जो अटलस और एक्सिस के बीच में प्रेजेंट है, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्लाइडिंग और ग्लाइडिंग जॉइंट। स्लाइडिंग ग्लाइडिंग जॉइंट ये सबसे सिंपलेस्ट साइनोवियल जॉइंट है। एस से स्लाइडिंग याद करो, एस से सिंपलेस्ट याद करो। अब यहाँ पर भी बोलोगे एस से, इसका एक अलग तरीके बताएंगे। सिंपलेस्ट साइनोवियल जॉइंट क्या होता है? स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग जॉइंट। अब देखो, अब एग्जांपल मेन इंपॉर्टेंट है। देखो हमें पता है कार्पस टोटल 8 होते हैं, तो कार्पस के बीच में भी कोई जॉइंट होना चाहिए। कार्पस के बीच में ये जॉइंट होता है ग्लाइडिंग या स्लाइडिंग जॉइंट। अब इसको याद कैसे करोगे? ग्लाइडिंग से याद रखना गाड़ी,
गाड़ी कैसे चलाते हो? ऐसे चलाते हो। जब ऐसे चला रहे हो तो कौन सा बोन में मूवमेंट आपको दिख रहा है? कार्पल्स में मूवमेंट दिख रहा है। तो कार्पल्स और कार्पल्स के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट होता है। तो ग्लाइडिंग किसके बीच होता है? कार्पल्स के बीच होता है और टार्सल्स के बीच होता है। यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट है, उसी तरीके से एंकल में टार्सल्स प्रेजेंट होगा। टार्सल्स के बीच में और कार्पल्स के बीच में क्या प्रेजेंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। तो याद रखना इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट जॉइंट है सैडल जॉइंट। देखो सैडल जॉइंट को हम लोग पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। अब याद कैसे करोगे कि इसको पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल रहे हैं? ट्रिक है कि इसको पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल दिया इसलिए ये सैड हो गया। ऐसे याद कर लो कि पुअर बोल रहे हैं, पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल रहे हैं इसलिए ये सैड हो गया। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे थंब में प्रेजेंट होता है। और थंब में एग्जैक्टली कहाँ? कार्पल्स मेटाकार्पल्स के बीच में होते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। यहाँ पे कार्पल्स प्रेजेंट है, यहाँ पे मेटाकार्पल्स है। और थंब का ही बस कार्पल्स मेटाकार्पल्स के बीच में, सबके बीच में नहीं है, बस थंब के कार्पल्स मेटाकार्पल्स के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है। तो एग्जांपल याद रखना। अब इसे पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्यों बोलते हैं? ट्रिक तो बता दे याद करने का। अब क्यों बोल रहे हैं ये भी समझो। देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या था? आप पूरा अच्छे तरीके से हैंड को मूव कर पा रहे थे, 3 डायरेक्शंस में पूरा मूवमेंट कर रहे थे। यहाँ पे जो सैडल जॉइंट प्रेजेंट है ये भी मूवमेंट अलाउ कर रहा है सभी डायरेक्शन में। देखो सभी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ कर रहा है, लेकिन इसे पुअर क्यों बोले? क्योंकि देखो जब आप ऐसे मूव करोगे ना तो आपको थोड़ा सा कहीं कहीं पे अटका हुआ सा महसूस होगा। ऐसा लग रहा है कि कहीं से अटक रहा है, कहीं पे अटक रहा है। करके देखो एक बार, ये अटक रहा है कहीं पे, इसीलिए हम इसे बोलते हैं पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की तरह तो है लेकिन कहीं कहीं पे अटक रहा है, इसलिए इसे पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। जो हमारे थंब में प्रेजेंट होता है, किसके बीच? कार्पल्स मेटाकार्पल्स के बीच प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हमारा साइनोवियल जॉइंट पूरा कंप्लीट होता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यस मूवमेंट कैसे होता है। यस मूवमेंट किसकी वजह से होता है? ऑसिपिटल कॉन्डाइल और फर्स्ट जो एटलस है उसके बीच जॉइंट प्रेजेंट होने की वजह से यस मूवमेंट हम करते हैं। और एटलस और एक्सिस के बीच में इस तरीके से मूवमेंट की वजह से हम लोग नो मूवमेंट कर पाते हैं। नो मूवमेंट में कौन सा जॉइंट होता है? पाइवट जॉइंट होता है, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पूरा कंप्लीट होता है। देखो अब जॉइंट को हम लोग डायग्राम के फॉर्म में फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमारे सोल्जर में और हमारे हिप वाले एरिया में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे, और हमारे घुटनों में हिंज जॉइंट, देखो यहाँ पर और यहाँ पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट होता है। उसके बाद रेडियस और अल्ना के बीच में पाइवट जॉइंट, इस तरीके से बताए थे, पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होगा। फिर हमारे कार्पल्स के बीच में एक कार्पस दूसरा कार्पस में स्लाइड करता है और हमारे टार्सल्स भी एक दूसरे में स्लाइड करते हैं, और वैसे जॉइंट को क्या बोलते हैं? ग्लाइडिंग जॉइंट बोलते हैं। फिर हमारे फेलेंजेस के बीच में, देखो हमारे उंगलियों के बीच में हम इस तरीके से मूव कर पा रहे हैं, उंगलियों को इस तरीके से मूव कर रहे हैं। ये ऐसे भी कोई कर लेता है पूरा अच्छे से, हम तो नहीं कर पा रहे, ऐसे भी बहुत कोई कर लेता है। तो ये मूवमेंट क्यों हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। तो हिंज जॉइंट था क्या? हिंज जॉइंट तो बस एक ही प्लेन में मूवमेंट अलाउ कर रहा था। अब देखो कैसे, ये बस ऐसे ही मूव कर सकता है, बस इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्या इसको आप पूरा इस तरीके से मोड़ सकते हो? अच्छे से नहीं मोड़ सकते हो। ये इसी डायरेक्शन में बहुत लोगों का मुड़ जाता है, यार मेरा नहीं मुड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट क्यों हो रहा है? इसी हिंज जॉइंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। एक ही डायरेक्शन में मूव होता है, पीछे साइड नहीं मूव होता है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप याद करोगे ना, तो सारे जॉइंट का बस आप कैरेक्टरिस्टिक फीचर याद करो, एग्जांपल साथ साथ याद हो जाएगा। कैसे? देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या बोलते हैं कि सारे डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। अब आपको कोई सा भी ऑप्शन दे दे, आप पहचानना किसमें आप सारे डायरेक्शन में मूव कर सकते हो। यहाँ पर ही मूव कर सकते हो, और पैर में जहाँ मेरे पैर जुड़ते हैं वहाँ पे मूवमेंट कर सकते हो। तो सोल्जर और हिप जॉइंट क्या होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। हिंज जॉइंट एक ही प्लेन में मूव कर सकता है, देखो यहाँ पे एक ही प्लेन में मूव हो रहा है। उसी तरीके से हमारे नी भी पीछे के साइड ही बस मूव करता है, आगे के साइड तो नहीं ना फोल्ड कर सकते हो यहाँ से यार। तो हिंज जॉइंट का एल्बो और नी में प्रेजेंट होता है। पाइवट जॉइंट स्लाइटली रोटेटरी होता है, देखो यहाँ पे स्लाइटली रोटेटरी है ना। रेडियस और अल्ना के बीच होगा और एटलस और एक्सिस के बीच, तो याद करना पड़ेगा कि पाइवट जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग गाड़ी चला रहे हो ऐसे ऐसे, तो क्या कौन सा पार्ट का यूज हो रहा है? कार्पल्स का यूज हो रहा है। कार्पल्स के बीच क्या है? ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट है। अब कार्पल्स याद हो गया, कार्पल्स के जैसा हमारे पैर में क्या प्रेजेंट है? टार्सल्स प्रेजेंट है। तो कार्पल्स और टार्सल्स दोनों में क्या प्रेजेंट होगा? ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट सैडल जॉइंट, यहाँ पे बस प्रेजेंट है, थंब में प्रेजेंट है। तो आप बस कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी याद करोगे तो एग्जांपल सबको अपने आप याद हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट कंप्लीट होता है। अब हम लोग फटाफट से रिवाइज करते हैं जॉइंट को विदिन 5 मिनट। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? 2 बोन्स जुड़े हुए होते हैं जिस पॉइंट पे, उसको हम लोग जॉइंट बोलते हैं। दूसरा पॉइंट, इसेंशियल फॉर ऑल काइंड ऑफ मूवमेंट, किसी भी प्रकार का मूवमेंट आप कर रहे हो जॉइंट्स की मदद से ही कर पा रहे हो, जॉइंट है इसीलिए कर पा रहे हो। मोबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स वेरी, अलग अलग जॉइंट्स की मोबिलिटी अलग अलग होती है। कोई ज्यादा मूवमेंट अलाउ करता है, कोई बहुत कम मूवमेंट अलाउ करता है। फिर हमने जॉइंट्स के टाइप्स देखे। सबसे पहले हमने देखा फाइब्रस जॉइंट। इंपॉर्टेंट क्या है? फाइब्रस जॉइंट। 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है फाइब्रस जॉइंट के बारे में। सबसे पहला, ये बिल्कुल भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट अलाउ नहीं करता। दूसरा, ये हमारे क्रेनियल बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और तीसरा, हमारे दांत जिसमें घुसे हुए होते हैं जो बोन में,
वहाँ पर भी फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट होता है। ये 3 पॉइंट फाइब्रस जॉइंट के बारे में याद रखना। दूसरा हमने पढ़ा कार्टिलेजिनियस जॉइंट, ये लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है, यानी कि हल्का फुल्का मूवमेंट कार्टिलेजिनियस जॉइंट अलाउ करता है। फिर हमने पढ़ा कार्टिलेजिनियस जॉइंट में कार्टिलेज प्रेजेंट होता है बोन्स के बीच में। फिर हमने इसके एग्जांपल्स देखे, इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्रे के बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रेजेंट होता है, वो कार्टिलेज का बना हुआ होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस, कोक्सल बोन जुड़े हुए होते हैं आगे के साइड पे प्यूबिक सिम्फाइसिस की मदद से, और ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है ये भी कार्टिलेज से बना हुआ है। वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हैं। हमारे जो रिब्स है वो फ्रंट में आके स्टर्नम से जुड़े हुए होते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पर भी कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स याद रखना, 3 एग्जाम्पल्स है। इसके बारे में क्या याद रखना है, 3 एग्जाम्पल्स याद रखना, और लिमिटेड मूवमेंट अलाउ करता है, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है हमारा साइनोवियल जॉइंट। सबसे पहले हमने देखा एक्जैक्टली साइनोवियल जॉइंट दिखता कैसा है। तो हमने देखा बोन्स के टिप पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, फिर 2 बोन्स जुड़े हुए होते हैं लिगामेंट की मदद से, और इनके अंदर प्रेजेंट होता है एक मेम्ब्रेन जिसे हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और वो साइनोवियल मेम्ब्रेन रिस्पॉन्सिबल होता है साइनोवियल फ्लूइड बनाने के लिए। और साइनोवियल फ्लूइड लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। ये हमने पढ़ा सबसे पहले जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट। उसके बाद हमने देखा कि ये बेसिकली 5 प्रकार के हैं। सबसे पहला बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ये सभी डायरेक्शन में मूवमेंट अलाउ करता है, सोल्जर में प्रेजेंट होता है और हमारे हिप वाले एरिया में प्रेजेंट होता है, सोल्जर जॉइंट और हिप जॉइंट बनाता है। दूसरा हिंज जॉइंट, हिंज जॉइंट मतलब जो कि एक ही प्लेन में मूवमेंट को अलाउ करता है, जैसे कि हमारा ये वाला जॉइंट एल्बो जॉइंट और हमारे नी जॉइंट, इसके एग्जांपल्स हो गए। फिर हमने पिवट जॉइंट पढ़ा जो स्लाइटली रोटेटरी होते हैं, यानी कि ये मूवमेंट हल्का फुल्का अलाउ करता है, रेडियस और अल्ना के बीच में प्रेजेंट है, इसीलिए हम इस तरीके से मूवमेंट कर पा रहे। क्यों? क्योंकि रेडियस और अल्ना एक दूसरे में स्लाइड करते हैं, तो रेडियस अल्ना के बीच में पाइवट जॉइंट प्रेजेंट होता है। फिर हमने अटलस और एक्सिस के बीच में पढ़ा कि अटलस अगर ये है और एक्सिस अगर ये है तो इसके बीच में एक इस तरीके से स्ट्रक्चर उभर निकलता है, और यहाँ पे कौन सा जॉइंट प्रेजेंट है, यहाँ पे पाइवट जॉइंट प्रेजेंट है, और इसी मूवमेंट की वजह से हम नो कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा स्लाइडिंग या ग्लाइडिंग जॉइंट। ये सबसे सिंपलेस्ट साइनोवियल जॉइंट होता है, और ग्लाइडिंग से याद क्या कराए थे, गाड़ी, और गाड़ी चलाते कैसे, ऐसे। तो कौन सा बोन यूज हो रहा है, यहाँ पे कार्पल्स वाला बोन। तो कार्पल्स और टार्सल्स किसके एग्जांपल हो गए, ग्लाइडिंग जॉइंट के एग्जांपल हो गए। ठीक है, कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में ये जॉइंट प्रेजेंट होता है, याद रखना। फिर आता है सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट को हम लोग पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोल रहे हैं, इसको पुअर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं, इसलिए ये सैड हो गया, ऐसे याद रखना। ठीक है, और सैडल जॉइंट कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे थंब में प्रेजेंट होता है। थंब में किसके बीच, कार्पस और मेटाकार्पस के बीच प्रेजेंट होता है, और ये मूव तो कर रहा है सभी डायरेक्शन में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के जैसा, लेकिन कहीं कहीं पे अटक रहा है, इसलिए हम इसे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बोलते हैं। उसके बाद हमने एक पॉइंट पढ़ा कि यस मूवमेंट हम कैसे करते हैं। तो हमारे जो ऑसिपिटल से जो स्ट्रक्चर निकलते हैं उसे हम ऑसिपिटल कॉन्डाइल बोलते हैं, और ये जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल है ये फर्स्ट वर्टिब्रे दैट इज एटलस से जुड़े हुए होते हैं। एक गड्ढा प्रेजेंट होता है एटलस में, इस तरीके से गड्ढा प्रेजेंट होता है, उसके अंदर घुसा हुआ होता है हमारा ऑसिपिटल कॉन्डाइल, और यहाँ पर जो जॉइंट बन रहा है उसे हम एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट बोलते हैं, और इसी जॉइंट के मूवमेंट की वजह से यस मूवमेंट होता है। उसके बाद हमने डायग्राम से सब चीज़ों को विजुअलाइज किया। यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हमारे हिप वाले एरिया में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, फिर यहाँ पे हिंज जॉइंट, उसी प्रकार से हमारे पैर में नी वाले एरिया में हिंज जॉइंट, फिर यहाँ पे रेडियस और अल्ना के बीच पाइवट जॉइंट, रेडियस अल्ना के बीच पाइवट जॉइंट। उसके बाद यहाँ पे कार्पस कार्पस के बीच में ग्लाइडिंग, और टार्सल टार्सल के बीच में ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है। फिर फेलेंजेस के बीच में, हमारे फेलेंजेस के बीच में क्या प्रेजेंट है, इसके बीच में भी हिंज जॉइंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा जॉइंट कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा एफर्ट्स पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।